हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। चलिए आज 9th क्लास के केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। देखो सर उस दिन क्या बताए थे, वाष्पन। एक बार और समझ लो, वाष्पन समझ लो पहले। वाष्पन देखो सर, वाष्पन जिस क्रिया द्वारा जल जो है, जल किस में बदलेगा, वाष्प में जल वाष्प में बदलने लगेगा, उसी को क्या कहते हैं, वाष्पन। जिस क्रिया द्वारा जल वाष्प में बदलने लगेगा उसको क्या कहते हैं। मान लेते हैं, देखो तो एक थाली है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। इसको ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने के बाद इसमें से क्या होगा, जल वाष्प में परिवर्तन होने लगेगा, वायुमंडल में वायु में जाने लगेगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन। गौर से समझो, वाष्पन की क्रिया हमेशा जल के ऊपरी सतह पे होता है। किस सतह पे, गौर से समझो, वाष्पन की क्रिया जल के पूछेगा किस सतह पे, हमेशा ऊपरी सतह पे, क्योंकि ऊपर से ही वाष्प बनता है कि नीचे से बनेगा। ऊपर से जल के बूंद वाष्प में बदलेगा, तो हमेशा किस सतह पे, ऊपरी सतह। वाष्पन की क्रिया जल के किस सतह पे, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या बताए थे, पूछेगा, क्वेश्चन था वाष्पन की क्रिया किन किन बातों पर निर्भर करता है। वाष्पन की क्रिया किन किन बातों पर निर्भर करता है। निर्भर, देखो वाष्पन की क्रिया किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले का है, देखो सबसे पहले का है द्रव की प्रकृति। किस पर निर्भर करेगा, द्रव की प्रकृति पर। द्रव की प्रकृति मतलब इसमें क्या है, द्रव में कौन सा द्रव दिया हुआ है, पानी दिया है या दूध दिया है या घी दिया हुआ है, ये सब का अलग अलग टेम्परेचर होता है, मतलब अलग अलग तापमान होता है, ऐसा समझ में। तो सबसे पहले द्रव के प्रकृति पर निर्भर करता है, इसको हम क्या चीज को गर्म कर रहे हैं, ऐसा समझ में। और दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो है द्रव का ताप पर निर्भर करता है। सभी द्रव का तापमान अलग अलग होता है, पर भी निर्भर करता है। द्रव सबका तापमान अलग अलग होता है, ऐसा समझ में। तो वो दूसरा बात निर्भर करता है द्रव के ताप पर। तीसरा पॉइंट क्या है, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल मतलब होता है, गौर से समझो, इस द्रव का क्षेत्रफल कितना है, अधिक है या कम है। अगर क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो वाष्पन की क्रिया तेजी से होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल, देखो सर, क्षेत्रफल अधिक करेगा तो वाष्पन की क्रिया क्या होगा, तेजी से होगा। अगर क्षेत्रफल अगर कम कर देगा तो वाष्पन की क्रिया कम होगा। जैसे मान लो एक लोहिया में हम गर्म करते हैं पानी को, और एक लोटा में गर्म करते हैं। लोहिया में का पानी जल्दी उड़ जाएगा और लोटा में का पानी देर से उड़ेगा, भाप लेट से उड़ेगा, ऐसा समझ में। तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरा, द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और चौथा पॉइंट है, क्या है, वायु के वेग। मोहन तो रे, वायु के वेग मतलब अगर, क्या बात कर रहे हैं, वायु के वेग का मतलब होता है कि वहां जहां अगर हम किसी द्रव को वाष्प में बदलना चाहते हैं तो वहां का वायु अधिक है, वायु का वेग अगर अधिक है तो वाष्पन की क्रिया तेजी से होगा। क्या होगा, तेजी से होगा। अगर हम द्रव को वाष्पित कर रहे हैं, अगर वहां का वायु का वेग कम है, मतलब वायु का वेग मतलब कम है, तो वहां वाष्पन की क्रिया बहुत धीमे धीमे होगा, स्थिर से ही होगा, ऐसा समझ में।
तो वाष्पन की देखो, वाष्पन की क्रिया कितने बात पर निर्भर करता है? ये चारों बात पर निर्भर करता है। समझ में आ गया? और भी है, और एक है, एक चौथा पॉइंट है आर्द्र, आर्द्रता है। देखो आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। देखो वायु का वेग वायुमंडल में आर्द्रता काफी प्रभावित करता है। पहले यह जान लें कि आर्द्रता क्या होता है। देखो आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, तो ये 5 बात पर निर्भर करता है। अब समझते हैं आर्द्रता किसको बोलते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? वायुमंडल में देखो आर्द्रता समझ लो किसको बोलते हैं? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही क्या कहते हैं? जल वाष्प की मात्रा। वायु में जितना सारा जल वाष्प, कहीं जा रहा होता है तो देखता है कहीं ठंडा लगता है तो कहीं ज्यादा गर्मी लगता है। तो जहां ठंडा ज्यादा लगने लग गया, समझना वहां की वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा क्या है? अधिक है। और जहां तुमको गर्म लगने लगेगा तो समझना वहां जल वाष्प की मात्रा क्या है? तो उसी को मतलब जल वाष्प की मात्रा को ही क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। और इसी में आता है, इसी में एक होता है आर्द्र। क्या है? आर्द्र किसको बोलते हैं? देखो जिस वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक होगा, यानी कि जहां जल वाष्प की मात्रा अधिक, उसको क्या कहते हैं? आर्द्र। जहां जल वाष्प की मात्रा अधिक होगा उसको आर्द्र, और जहां जल वाष्प की मात्रा कम उसको सूक्ष्म। क्या कहते हैं? सूक्ष्म, सूक्ष्म कहते हैं। मतलब जल वाष्प की मात्रा अधिक, यहाँ लिख देते हैं, अधिक रहेगा तो आर्द्र, और कम रहेगा तो सूक्ष्म। और जल वाष्प की मात्रा, जहाँ वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा उपस्थित होगा तो आर्द्रता कहते हैं। देखो उधर क्वेश्चन तुमको घुमा के पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वाष्पन की क्रिया किन किन बातों पर निर्भर होता है, तो इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, एक रंग आएगा बोलेगा, अलग अलग से देगा। ऐसे भी पूछेगा, या एक नंबर में पूछेगा क्या द्रव का तापमान पर वाष्पन क्रिया निर्भर करती है? हाँ या ना में आंसर देना पड़ेगा। आया समझ में? तो हाँ, द्रव के तापमान पर जलवाष्प की मात्रा, वाष्पन की क्रिया निर्भर करता है। समझ में आ गया? अभी जितना पढ़ा इतना समझ में आ गया। अब देखो ये आर्द्रता, सूक्ष्म और आर्द्र, यही 3 गो पर तुमको अगला क्वेश्चन बनता है, जिसका नाम है वाष्पन की क्रिया से ठंडक क्यों लगता है? वाष्पन की क्रिया से ठंडक क्यों लगता है? अभी मिटाते हैं इसको। इतना समझ में आ गया? फिर से देख लो एक बार। वाष्पन किसे कहते हैं? जिस क्रिया द्वारा जल वाष्प में बदलने लगेगा उसे क्या कहते हैं? वाष्पन। वाष्पन की क्रिया किस सतह पर होता है? तो याद रखना, ऊपरी सतह पर। किस सतह पर? ऊपरी सतह। और वाष्पन की क्रिया किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो द्रव की प्रकृति पर, द्रव का ताप पर, द्रव की पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, वायु के वेग पर और आर्द्रता पर। ये 5 बात पर निर्भर करता है। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन है कि आर्द्र किसे कहते हैं, आर्द्रता किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को ही क्या कहते हैं? आर्द्रता। आज समझ में? और ये आर्द्र किसे कहते हैं? जिस वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक रहेगा उसी को क्या कहते हैं? समझ में आ गया? इसके बाद है सूक्ष्म किसे कहते हैं? जिस वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कम रहेगा उसको क्या कहेंगे? सूक्ष्म। अब देखो, जैसे में हम क्या करते हैं, फ्रिज से बोतल निकालते हैं पानी का। आज समझ में? फ्रिज में से क्या करते हैं? पानी का अगर बोतल निकालते हैं तो फ्रिज में बोतल निकाले तो एकदम ठंडा रहेगा। पानी क्या रहता है? गौर से समझो, ठंडा रहेगा। अगर निकाल के रख देते हैं, बोतल को निकाल के अगर हम रख दिए तो देखेगा कुछ देर पर इस पे पानी के बूंद सब बहुत आ जाएगा। आता है ना? बाहर क्या पानी अंदर से आया रहता है? नहीं, बाहर से आया रहता है। और बाहर से वायुमंडल से, वायु से, इसमें वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, डेगर समझना, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा रहता है, जल की बूंद उपस्थित रहता है, और यही बूंद इससे टकराता है। जखिन के ठंडा से टकराया तो इस पे वही बूंद जमा हो जाता है।
और घर से समझ रहे, यही बूंद जमा हो जाता है और यहाँ इतना दूर क्या कर देता है, पानी पानी कर देता है नीचे में, देखेगा देखता है ना। तो गौर से समझो, अगर इतना पानी ठंडा, मतलब हम एक बोतल पानी निकाले फ्रिज से, तो हमको बाहर से वायुमंडल से इतना सारा आर्द्रता मतलब टकराया इस बोतल से, तो इतना पानी कर दिया। तो उसी प्रकार से पहाड़ जो होता है, विशाल पहाड़ होता है ना, तो जितना ऊपर जाता है तो निगेटिव माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो अगर वही पहाड़ से ये जो वायुमंडल जो चलता है, वायुमंडल हवा जो चलता है, हवा के वेग, तो यही पहाड़ से टकराता है, तो पहाड़ से ऑटोमेटिक पानी निकलने लगता है, वही रहता है। समझ में आ गया कैसे आता है? तो ये जो है किस पे निर्भर किया, वही आर्द्रता पर ही निर्भर करता है। समझ में आ गया? मिटाते हैं आगे, देखो पूछेगा ये, गर्मी के दिनों में कपास के बने वस्त्र या सूती के बने वस्त्र हम क्यों पहनना पसंद करते हैं? हाँ, कर तो समझो। देखो देखो, गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से काफी अधिक मात्रा में क्या निकलता है? पसीना। क्या निकलता है? गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से काफी अधिक मात्रा में पसीना निकलता है। देखो, और पसीना हमारे शरीर को उष्मा प्राप्त कर वाष्पित होता है। पसीना हमारे शरीर से उष्मा प्राप्त कर वाष्पित होता है। गौर समझो, हमारे शरीर में पसीना निकलेगा तो वो पसीना क्या करेगा? वाष्पित होगा। वाष्पित मतलब बाहर निकलेगा और वायुमंडल में चला जाता है। ऐसा समझ में? और इससे हमें ठंडक का एहसास होता है। रे मोहन करो, पसीना हमारे शरीर से उष्मा प्राप्त कर, पसीना हमारे शरीर से, देखो जब गौर समझो, हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? कितना सेल्सियस में बोलो ना, कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे शरीर का तापमान, गौर समझो, हमारे शरीर का तापमान जो क्या होता है, शरीर के तापमान से उष्मा निकलता है और शरीर से पसीना भी निकला, तो वही पसीना को क्या करता है? वाष्पित कर देता है। गर्म, देखो पसीना वो गर्म होगा ना, शरीर के पसीना क्या होगा? तापमान, शरीर के तापमान से क्या होगा? गर्म होगा, तो वो वाष्पित होगा, गर्म होके बाहर वायुमंडल में निकलेगा। ऐसा समझ में? पसीना बाहर चला जाएगा, तापमान, शरीर के तापमान से गर्म होगा और वो क्या होगा? बाहर निकलेगा। और इससे क्या होता है? इससे हमें ठंडा का एहसास होता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद है, सूती वस्त्र जल का एक अच्छा शोषक है। पूछेगा, सूती वस्त्र जल का क्या है? अच्छा शोषक। शोषक मतलब है जल को अपने अंदर सोखने का क्षमता उसके पास होता है। ऐसा समझ में? जल को सोखने का इसके क्षमता होता है। अच्छा शोषक होता है, यह हमारे शरीर से निकलने वाले पसीना को अवशोषित कर उसे वायु के संपर्क में ला देता है। देखो, हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो सूती वस्त्र ये सोख लेगा। आ समझ में? और ये सोख के ये वायु के संपर्क में ला देगा। समझ में आ गया? वायु के संपर्क मतलब वायु में भेज देगा। समझ में आ गया? और इसके बाद क्या है? ला देता है। और इसलिए गर्मी के दिनों में हमें सूती वस्त्र पहनना पसंद है। देखो क्वेश्चन क्या है, गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र इसलिए पहनना चाहते हैं क्योंकि सूती वस्त्र वायु जल का अवशोषक होता है। अच्छा, जल का क्या है? अवशोषक होता है। और वो क्या करता है? जल को अवशोषित कर वायु के संपर्क में ला देते हैं, जिससे हमें ठंडक महसूस होता है। उसी को क्या कहते हैं? क्योंकि गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहनना हम लोग पसंद करते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब इसके बाद है वाष्पन और क्या है? वाष्पन और क्वथन में अंतर। क्वथनांक में, क्वथनांक एक ही चीज है। समझ में आ गया? क्वथनांक वो है तो यार गौर से समझो। देखो सर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यो भी बराबर पूछता रहता है, 9th क्लास में बराबर पूछेगा। क्वथन और क्वथनांक एक ही चीज है। क्वथनांक लिखा है क्या? जिस निश्चितता पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, कोई भी द्रव क्या होता है? उबलने लगता है, उसी को क्या कहते हैं?
यही क्रिया क्वथन भी कहलाता है। समझ में आ गया? गौर से समझो, वाष्पन और क्वथन में अंतर क्या है? दोनों एक ही चीज है लगभग। देखोगे देखिए, ये भी कोनो निश्चित तापमान मिलेगा तो जल वाष्प में बदलने लगेगा तो कहलाएगा वाष्पन। और क्वथन में वह क्रिया जितना डिग्री पर वो क्या होगा, वो टेम्परेचर जितना तापमान देगा जिससे क्या होगा, खौलने लगेगा, उसी को क्या कहते हैं, क्वथन। देखो सबसे पहलू का पॉइंट है वाष्पन में। देखो यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, यह सभी तापों पर होती है। पहलू का है यह स्वतः होने वाली क्रिया है। गौर से समझो, वाष्पन की क्रिया स्वतः होता है, इसके लिए कोनो तापमान फिक्स नहीं है। समझ में आ गया? वाष्पन की क्रिया स्वतः होने वाली क्रिया है, इसके लिए कोनो तापमान फिक्स नहीं है, कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए कितना नहीं, अपने मने होगा। अगर इसके लिए टेम्परेचर फिक्स रहता तो हम कपड़ा सुखाते तो हमको ठंडी में भी कपड़ा नहीं सूखता, क्योंकि उतना तापमान नहीं मिलता जो सूखता। समझ में आ गया? लेकिन इस साइड क्वथन क्या है, यह एक निश्चित ताप पर होने वाली प्रक्रिया है, इसके लिए तापमान फिक्स होता है। समझ में आ गया? जैसे तुमको बोलेगा जल तभी खौलेगा जब उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा समझ में? इससे पहले वो नहीं खौलेगा, वो अपने में भाफाएगा उफाएगा लेकिन खौलेगा नहीं। समझ में आ गया? जखिनते 100 डिग्री टेम्परेचर पूर गया उसको तो वो खौलना बुलबुला चालू कर देगा ऊपर अंदर से। समझ में आ गया? तो पहलू का पॉइंट क्या बताया है कि वाष्पन यह स्वतः होने वाली क्रिया है, यह सभी ताप पर हो सकता है। कितना भी ताप देगा, कम भी रहेगा तब पर, अधिक रहेगा तब पर भी हो सकता है। लेकिन ये जो है यह एक निश्चित ताप पर होने वाली क्रिया है। यह क्या है? यह एक निश्चित ताप पर होने वाली क्रिया है, जो जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक लिखे किए हैं। दूसरा पॉइंट देखो इधर, दूसरा क्या है, यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है, द्रव के भीतरी भाग में नहीं। यह द्रव के ऊपरी सतह पर, अब यह बताया है किस सतह पर, ऊपरी सतह पे होने वाली क्रिया है। यह द्रव के ऊपरी सतह पर। तुमको ऐसे भी पूछेगा वाष्पन क्रिया किस सतह पे होता है, द्रव के ऊपरी सतह पर। लेकिन इस साइड चलते हैं, यह द्रव के यह संपूर्ण द्रव में होता है, और जिसमें द्रव के भीतर वाले भाग में बुलबुले निकलने लगते। देखो इस साइड देखो, ये पूछेगा क्वथन द्रव के किस सतह पे होता है, तो संपूर्ण सतह पर। किस सतह पर? संपूर्ण सतह पर।